हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज़ डिफेंस डीसी। और जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि आपको नेक्स्ट सीएपीएफ से पहले पूरी जीके इस चैनल पर करवा दी जाएगी, तो उसी बात को रखते हुए, क्योंकि देखिए जो बोला गया है वो सारे वादे निभाए जाएंगे, इसकी बात की आप चिंता मत करिए। तो ये पॉलिटी की महान प्रताप सीरीज मैंने स्टार्ट करी दी थी, इसका ये लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर 1 में हमने मेकिंग एंड सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ चुके हैं, संविधान कैसे बना और संविधान क्या क्या सोर्सेज हैं। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं प्रीएम्बल एंड फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। रोजाना एक वीडियो आ जाया करेगी। मेरा नाम कौन है? मेरा नाम है दिनेश चौहान। मैंने एफकेट, सीडीएस, एयरफोर्स, XY, एनडीए के रिटर्न एग्जाम क्लियर किए हैं। अब बात करें कि क्या आप इसी सीडीएस के लिए पढ़ सकते हो? बिल्कुल पढ़ सकते हो, अगर आपने सीएपीएफ लेवल का पढ़ लिया। देखिए, मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि मैं जितनी बुक्स होती हैं पॉलिटी की, जितनी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, उन सबको पढ़ के ही आपको बहुत ही प्रिसाइज करके दे रहा हूँ जो आपके काम का मटेरियल है। तो आपको मेरे ख्याल से इससे बाहर कहीं जाने की ज़रूरत है नहीं। और हाँ, रही बात नोट्स की, तो मैं आपको नोट्स क्यों नहीं दे रहा हूँ? मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मैंने अपने शॉर्ट्स नोट्स बनाए थे और शॉर्ट नोट्स, लेकिन मैं जो आपको पढ़ाऊँगा उसमें काफ़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी जो मैं मुंह से बोलूँगा। तो आप अपने खुद नोट्स बनाइए। मैं बात पहले ही बोल चुका हूँ कि नोट्स ही आपका साथ देने वाले हैं एंड तक। तो ऐसे नोट्स बनाइए कि आगे आने वाली पीढ़ियाँ भी जब आपके नोट्स पढ़ें तो पहले आपको प्रणाम करें, तब जाके पॉलिटी को पढ़ें। ठीक है जी। अब आगे स्टार्ट करते हैं प्रियम्बल के बारे में और फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कि प्रियम्बल क्या है और फीचर क्या है, क्या क्या गुण हैं अपने भारतीय संविधान के, इस बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ तक कवर कर लिया था। अभी हम बात करते हैं प्रियम्बल की। देखिए, प्रियम्बल क्या होता है? इसको हिंदी में बोलते हैं प्रस्तावना। बेसिकली ये क्या है? ऑब्जेक्टिव है कि भाई जो हमने संविधान बनाया है, जो हमने लॉ ऑफ द लैंड बनाया है, संविधान का दूसरा नाम है ना लॉ ऑफ द लैंड। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, अगर इसका उद्देश्य क्या है, किस लिए बनाया गया है, ये बताता है हमको प्रियम्बल। ठीक है जी। प्रियम्बल का एक दूसरा नाम दिया था जस्टिस NA पालकीवाला। इनका पूरा नाम था NA पालकीवाला। इन्होंने बोला था प्रियम्बल को आईडी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि भाई साहब जैसे आईडी कार्ड होता है ना, ये आईडी कार्ड है कॉन्स्टिट्यूशन का, ऐसा पालकीवाला ने बोला था। यह बात आपको याद रखनी है। ठीक है जी। और भी कई सारे स्टेटमेंट दिए गए थे इसके लेके, लेकिन वो मैं आपको आगे बताते जाऊँगा। ठीक है, क्योंकि आजकल देखा आपने, जैसे इस बार सीएपीएफ में स्टेटमेंट के क्वेश्चन आए, तो आपको सब कुछ देख के जाना है। बेसिकली चाहे सिविल सर्विस एग्जाम का प्रीलिम्स हो या कुछ भी हो, ये इस तरह के स्टेटमेंट के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। अब देखिए, बात करते हैं प्रियम्बल। आपको बहुत लंबा चौड़ा पढ़ाया जाता है, बहुत लंबा, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। बहुत ही शॉर्ट में आपको पूरा प्रियम्बल समझा दूंगा। देखिए, प्रियम्बल है क्या? सोर्स ऑफ अथॉरिटी, कि प्रियम्बल को पावर कहाँ से मिलती है। तो इसमें पहली लाइन जो प्रियम्बल लिखी है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यही सोर्स ऑफ अथॉरिटी है प्रियम्बल की। ठीक है, हम भारत के लोग। ठीक है। नेचर ऑफ द स्टेट, दूसरे नंबर क्या होता था? ये नेचर ऑफ द स्टेट, कि जो स्टेट है, मैंने कहा था ना कि जब स्टेट बोलूँ तो स्टेट का मतलब किसी राज्य से नहीं है। स्टेट देश को भी बोलते हैं, क्योंकि देश भी तो अपने आप में स्टेट है। पुराने राजा महाराजाओं के जो खुद के देश होते थे उनसे वो राज्य तो बोलते थे। उस वक्त तो कोई भारत था भी नहीं, इस तरह समझिए। तो नेचर ऑफ स्टेट का मतलब है स्टेट का नेचर क्या है, किस तरह की स्टेट है। मतलब ये प्रियम्बल किस तरह की स्टेट बनाना चाहता है भारत को? तो ये बनाना चाहता है सोशलिस्ट, सेकुलर, सोवरेन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। देखिए, 5 वर्ड हैं। सोवरेन, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। सोवरेन मतलब संप्रभु, सोशलिस्ट मतलब समाजवादी, सेकुलर मतलब धर्मनिरपेक्ष। ठीक है जी। और डेमोक्रेटिक मतलब लोकतंत्र, और रिपब्लिक मतलब गणतंत्र। आज आपको मैं यही बताने वाला हूँ कि डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक मतलब लोकतंत्र और गणतंत्र में क्या अंतर होता है। अब तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है। तो पहले आपको पता होना चाहिए नेचर ऑफ द स्टेट के बारे में क्या बताता है। सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक एंड सोवरेन। लेकिन फर्स्ट कहाँ से स्टार्ट हो? सोवरेन से। सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये 5 वर्ड आपके मुंह पे होनी चाहिए, जिस तरह से मुझे याद है। ठीक है जी। अब बात करते हैं सोवरेन की। लेकिन इस सब से पहले भी कुछ इनके बारे में डिटेल से बात करने से पहले और देख लेते हैं आगे क्या है। आगे क्या बताता है? ऑब्जेक्टिव, कि देश को बनाना कैसा है हमको। नेचर मतलब कि देश की प्रकृति कैसी है, बता रहा है ना भाई। हमने संविधान लिखा है, संविधान की पहले लाइन, पहला जो पेज है प्रियम्बल, उस पर सब कुछ लिखा हुआ है देश के बारे में, कि इस देश का नेचर क्या है, प्रकृति कैसी है। सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ये भाई संप्रभु है, ये समाजवादी देश है, ये धर्मनिरपेक्ष है, ये कैसा है, डेमोक्रेटिक है, लोकतंत्रिक है, मतलब रिपब्लिक है, गणतंत्रिक है। इस तरह का ये अपना देश है। अब बात करें ऑब्जेक्टिव, इसका लक्ष्य क्या है। प्रियम्बल जो है, इसका लक्ष्य क्या क्या है इसको देने का? टू गिव, क्या देना? जस्टिस, लिबर्टी, और इसके 2 वर्ड और हैं, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। क्या बोलते हैं? फ्रेटर्निटी।
देखिए मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको, मैंने शॉर्ट नोट बनाया लेकिन आपको पूरा का पूरा लिखना है, जो कि मैं आपको बोलते जा रहा हूँ वैसे वैसे आप लिखते जाइए, ठीक है जी। तो क्या है, टू गिव जस्टिस, जस्टिस मतलब न्याय, टू गिव लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता, टू गिव इक्वलिटी मतलब समता, टू गिव फ्रेटर्निटी मतलब बंधुत्व, भाईचारे की भावना। समझ रहे हो बात, समझ रहे हो ना बात, क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। इसके बारे में आगे और बात करेंगे। अब और इसमें लास्ट में क्या लिखा था, अडॉप्शन, क्या लिखा होता है इसमें, अडॉप्शन। किसको अडॉप्ट कब किया है हमने, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950 को तो इसको लागू किया, इन्फोर्स किया, लेकिन अडॉप्ट कब किया, इसको हमने लिया कब, 26 नवंबर 1949 को बन के कम्प्लीट हो गया था, उसी दिन इसको क्या किया था, अडॉप्ट किया था। समझ रहे हो ना बात को, ठीक है जी। और एक बात कई बार पूछी जाती है, क्या प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, इस पर कई बार केसेज हुए हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया नहीं है, कभी बोल दिया है। अभी सुप्रीम कोर्ट की जो लेटेस्ट जजमेंट थी, जिसके मुताबिक क्या माना जाता है कि अभी प्रियम्बल जो क्या क्या माना जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन का क्या माना जाता है, पार्ट माना जाता है। कोई पूछे प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का भाग है, हाँ है, बिल्कुल है, ठीक है। सब आपके सारे क्वेश्चंस के जवाब इसमें बहुत ही आराम से आपको दिए जाएंगे, ठीक है जी। अब बात करते हैं, मैंने बोला था इसमें 5 वर्ड हैं, आपको 5 वर्ड का ध्यान रखना है। सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। सोवरेन मतलब संप्रभु, संप्रभु मतलब क्या होता है कि हम फ्री हैं, मतलब आज़ाद हैं फिजिकली और किसी भी बाहर के प्रेशर से भी, हम सब तरह से क्या है, फ्री हैं। किस चीज़ के लिए, अपनी खुद की पॉलिसी बनाने के लिए। इस देश में अगर हमको कोई भी रूल या कुछ भी लागू करना है तो किसी दूसरे देश का हमारे ऊपर क्या नहीं है, प्रेशर। हम कोई भी रूल अपनी मर्जी के मुताबिक ला सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा अफ्रीका के ज़्यादातर जो देश हैं, जो हैं जिनको अमेरिका ने, जिनमें डेमोक्रेसी लाई है, वो उनकी जो पॉलिसी होती है उन पर किसका कंट्रोल होता है, अमेरिकन गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। लेकिन अपने केस में ऐसा नहीं है, इसलिए अपना देश कैसा है, सोवरेन देश है। अब वो अफ्रीकन कंट्री जिनमें अमेरिका का कंट्रोल है, वो कहते हैं सोवरेन नहीं है। बहुत क्लियर कट सी बात है ये तो। सोशलिस्ट, समाजवादी, तो नाम से समझ आ रहा है। वेलफेयर स्टेट, लोगों का भला करना ही तो है। इस तरह का देश है अपना कि जो लोगों का क्या करना चाहता है, भला। इसमें रहने वाले लोगों का क्या करना चाहता है, भला। बहुत ही उनका भला ही चाह रहा है। हर पॉलिसी इस तरह से बनाएगा कि उनका भला ही हो हर कीमत पे। सेकुलर मतलब धर्मनिरपेक्ष। कुल मिला के स्टेट का कोई क्या नहीं है, रिलीजन नहीं है, देश का कोई धर्म नहीं है। जैसे पाकिस्तान का क्या नाम है पूरा, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। ऐसे अपने देश में कुछ लिखा हुआ है क्या, भले ही हिंदू मेजोरिटी में, लेकिन नहीं लिखा हुआ ना हिंदू रिपब्लिक ऑफ इंडिया। अपने देश का नाम है बस रिपब्लिक ऑफ इंडिया, भारत गणराज्य। तो इस तरह से बात की जाती है, समझ रहे हो बात। तो इस बात क्या है, इसका मतलब क्या है, नहीं है। और हाँ, धर्मनिरपेक्षता की बात संविधान किन आर्टिकल में हुई है, 25, 26, 27, 28। लाइन से याद रख लो, 25, 26, 27, 28। आगे आपको बताए भी जाएंगे, लेकिन मैं इन सारी चीज़ों को बार बार क्यों बोलता हूँ, बताने मतलब चैप्टर आने से पहले ही, इससे आपके दिमाग में फीड हो जाए। पॉलिटी आदि तो फीड रहती है आदमी दिमाग में। तो कुल मिला के सेकुलर धर्मनिरपेक्षता की, धर्म के बारे में जो भी कानून आते हैं वो क्या 25, 26, 27, 28 में आर्टिकल में दिए हुए हैं, ठीक है जी। 4 आर्टिकल हैं, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, ये दो हैं। डेमोक्रेटिक मतलब लोकतंत्र और रिपब्लिक मतलब गणतंत्र। देखिए डेमोक्रेसी का मतलब क्या है कि लोगों को यहाँ इलेक्शन का अधिकार है। किस चीज़ का अधिकार है, इलेक्शन का अधिकार है, ठीक है जी। और रिपब्लिक का मतलब क्या है, जो कंट्री का जो हेड है वो क्या इलेक्टेड है, हेरिडिटी नहीं है। अब बताता हूँ इनमें अंतर क्या है, इन दोनों बातों में अंतर है। देखिए सिंपल सा, डेमोक्रेसी का मतलब समझ आ रहा है कि इलेक्शन हो रहे हैं तो डेमोक्रेसी है। अब रिपब्लिक का मतलब समझिए। देखिए ब्रिटेन में ऐसा होता है, पहले तो हेड ऑफ द कंट्री कौन होता है आपको ये पता होना चाहिए। इससे पहले हेड ऑफ द कंट्री होते हैं अपने प्रेसिडेंट। हेड ऑफ द कंट्री क्यों बोलते हैं, देखिए कोई भी, अब देखिए भले पीएम भले ही सरकार चला रहे हैं, पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री सारे काम कर रहे हैं, लेकिन अगर किसी से कोई बाहर डील करनी है या कोई भी कानून लागू करना है तो किसी एक एग्जीक्यूटिव के नाम पे होता है कि ये कानून को पावर, ये इस कानून को लागू कौन कर रहा है, इस डील को इन्फोर्स कौन कर रहा है, किसी एक आदमी के नाम। वो आदमी चाहिए तो एक तरह ये समझ लीजिए उसी आदमी के लिए एक पोस्ट है, प्रेसिडेंट की पोस्ट, इसे हेड ऑफ द कंट्री बोलते हैं। उसके नाम से ही सारे काम होते हैं। जैसे अभी किसके नाम से हो रहे हैं, जो अपने रामनाथ कोविंद जी हैं उनके नाम से भी सारे काम हो रहे हैं, ठीक है जी। रिपब्लिक का मतलब क्या, अपना जो कंट्री का हेड है वो भी क्या है, चुना जाता है। हेरिडिटी नहीं, हेरिडिटी मतलब वंशानुगत तरीके से नहीं चुना जाता है कि जैसे रामनाथ कोविंद जी का बेटा अगला प्रेसिडेंट थोड़ी बनेगा। जो नेक्स्ट इलेक्शन में जीतेगा, प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन होंगे वो बनेगा, ठीक है जी। अब बात कर लें थोड़ी और डिटेल में डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेसी भी दो तरह की होती है, डायरेक्ट और एक होती है इनडायरेक्ट। सब कुछ लिखना है आपको नोट्स में। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी और डायरेक्ट मतलब, डायरेक्ट बताऊँ, डायरेक्ट कहाँ पे, स्विट्जरलैंड। यहाँ पे क्या है, हर चीज़, कोई भी पॉलिसी आएगी हर चीज़ पे वोट करवाई जाती है, प्लेबिसाइड करवाई जाती है। प्लेबिसाइड का मतलब होता है जनमत संग्रह, वो करवाई जाती है। भाई ये पॉलिसी पे लोग क्या कह रहे हैं स्विट्जरलैंड के, ठीक है जी।
इस तरह मतलब हर चीज़ में जो भी चीज़ की जा रही है उसमें एक एक आदमी के बारे में पूछना, एक एक आदमी की सलाह लेना और फिर जाके हर चीज़ में वोट करवाना, ये तो होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक है जी, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में आपने कभी वोट किया है क्या? NRC और CAA आया था तो वो तो सरकार ने ला दिया था, तो इसका मतलब क्या डायरेक्ट वोट तो आप कर नहीं सकते। यहाँ पे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है कि आपने जिन लोगों को चुना है वो जाके आपके मतलब वो आपके बिना पे ही काम कर रहे हैं उधर। वो किस पे काम कर रहे हैं? आपके बिना पे ही। आपने उनको चुना है, बस इसलिए उनके पास पावर है। इसलिए तो बड़े बड़े कलेक्टर लोग पढ़ के जाते हैं, लेकिन उन्हें MLA के सामने चुप रहना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो MLA एक सिंपल आदमी नहीं है इस वक्त, उसको जिन लोगों ने चुना है उन लोगों का सपोर्ट है। और लोकतंत्र में सबसे ज़्यादा पावर लोगों के ही पास है। तो लोगों का अगर प्रतिनिधि कहीं बैठा हुआ है तो वो किसी भी ब्यूरोक्रेट से ज़्यादा हो गया ना। ब्यूरोक्रेट क्या है? नौकर सा, सिंपल सी बात है। तो लोग जिसको चुनते हैं ना उसके पास लोकतंत्र में सबसे ज़्यादा पावर होती है। इतना ये भी आप अपने दिमाग में रख लीजिए। अब देखिए, हेड ऑफ द कंट्री इज इलेक्टेड, इसका मतलब है ये मैंने बताई दिया आपको कि अपने प्रेसिडेंट चुने जाते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ ब्रिटेन में कैसा है कि वहाँ पर इलेक्शन तो होते हैं, वो डेमोक्रेटिक तो है, लेकिन वहाँ का जो प्रेसिडेंट होता है वो कौन होता है? राजा के बराबर होता है। उनका की वहाँ की क्वीन होती है, क्वीन का बेटा या बेटी जिसको भी बनाना चाहेगी नेक्स्ट प्रेसिडेंट वो बन जाएगा। तो अभी ब्रिटेन को क्या बोलेंगे हम? डेमोक्रेटिक, लेकिन रिपब्लिक वो नहीं है। इंडिया डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक दोनों है, अमेरिका भी डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक दोनों है। ठीक है जी, ऐसा अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमने ब्रिटेन और अमेरिका से ही बहुत ज़्यादा उठाया है। बहुत सारी चीज़ें अमेरिका से, बहुत सारी चीज़ें ब्रिटेन से। ठीक है जी भाई, अभी और बात कर लेते हैं इन बारे में। ऑब्जेक्टिव मैंने बोला जस्टिस देना। जस्टिस भी किस तरह का? 3 तरह का जस्टिस होता है, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल जस्टिस। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, तीनों तरह का न्याय देना। लिबर्टी, सब तरह की स्वतंत्रता देना। इक्वलिटी, हर चीज़ में समानता देना। और फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारे की भावना देना। मैंने आपको बोला था जब आपको पढ़ाया था, आइडिया ऑफ जस्टिस कहाँ से लिया हमने? रूस से। तो इस वर्ड को कहाँ से डाला है हमने? रशिया से, रूसी क्रांति से लिया है बेसिकली। और लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, कुल मिला के स्वतंत्रता, समता और बंधुता, ये 3 चीज़ कहाँ से ली हमने? फ्रांस से। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, इतना आपको दिमाग में रखना है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और न्याय, ये जस्टिस भी मैंने 3 तरह का बताया, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल। आपको याद रखना है कितने तरह की जस्टिस की बात की है? 3 तरह की जस्टिस की हमने बात की है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल में। मेरे ख्याल से ये बहुत ही बेसिक चीज़ है। यहाँ पे तो होता है आपका प्रियम्बल खत्म। अभी हम बात कर लेते हैं फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। लेकिन आगे के फीचर्स के बारे में बात करने से पहले आपको 2 स्टेटमेंट के बारे में बता देता हूँ। जैसा कि आपने डेमोक्रेसी की बात की, डेमोक्रेसी पे जैसा कि आपको पता है कि अपना अडॉप्शन का डेट क्या है? 26 नवंबर 1949, जिसको हम क्या बोलते हैं? संविधान दिवस। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको यही बताया था कि 26 नवंबर को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे तो मनाते हैं, लेकिन ये 1949 से स्टार्ट नहीं हुआ। ये मोदी गवर्नमेंट ने 2015 से इसको संविधान दिवस के रूप में या कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाना स्टार्ट किया। ये क्वेश्चन भी काफ़ी आता है। अब देखिए, बात करते हैं डेमोक्रेसी की। डेमोक्रेटिक के ऊपर ना जो अपने BR अम्बेडकर जी से उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने बोला था कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जो है ना वो तब तक स्टेबल नहीं हो सकती जब तक सोशल डेमोक्रेसी नहीं होगी। क्या? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तब तक स्टेबल नहीं हो सकती जब तक क्या नहीं होगी? समाज में या सोसाइटी में सोशल डेमोक्रेसी। ये स्टेटमेंट के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, लिख लीजिए इस स्टेटमेंट को कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी या राजनीतिक लोकतंत्र तब तक स्थायी नहीं हो सकता। कब तक? जब तक क्या नहीं आ जाएगा? सोशल डेमोक्रेसी, मतलब सामाजिक लोकतंत्र नहीं आ जाता तब तक। ठीक है जी। एक दूसरी लाइन जो प्रियम्बल के ऊपर बोली थी, उनका नाम था पंडित ठाकुरदास भार्गव। पंडित ठाकुरदास भार्गव, देखिए मुझे पता है, आप इसको लिख लीजिए, मेरी बात सुन रहे हो ना? पंडित ठाकुरदास भार्गव, ये है। मेरी हैंड राइटिंग को छोड़िए, लेकिन आप बस इतना है कि पंडित ठाकुरदास भार्गव नाम था उनका। उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने ये बोला था कि प्रियम्बल इज द मोस्ट रेस्पेक्टेड पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। और ये क्या है? सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। अब देखिए, आप कंफ्यूज होंगे। एक बार अम्बेडकर ने भी किसी मैटर बोला था, उन्होंने एक आर्टिकल के बारे में बोला था कि ये सोल है, लेकिन ठाकुरदास भार्गव ने क्या बोला था कि प्रियम्बल जो सबसे सम्मानित या रेस्पेक्टेड पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, और ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है या संविधान उसकी क्या है? सोल है या आत्मा है। ये स्टेटमेंट भी आपको आ सकता है। इनका नाम थोड़ा अजीब है, पंडित ठाकुरदास भार्गव, समझ नहीं आता ये पंडित हैं या ठाकुर हैं, लेकिन जो भी है हमको बस अपने उससे काम रखना है। अब आगे देख लेते हैं। तो बात करें अगर पहली विशेषता या फीचर की, तो वो अपना रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। और कैसा? लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, सबसे बड़ा लिखित संविधान है लिखा हुआ। देखिए, आपको तो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, इसमें जब बना था उसी वक्त 395 आर्टिकल थे, 395 जो अनुच्छेद थे। ठीक है जी।
8 शेड्यूल थे, अनुसूचियाँ, और 22 क्या थे, भाग थे या पार्ट थे। अभी क्या है, अभी तो 395 थे ना पहले, अभी तो 450 से भी ज़्यादा हो चुके हैं, आई थिंक 475 के आसपास। और 12 क्या हो गई हैं, शेड्यूल हो गए हैं इस वक्त, अनुसूचियाँ हो चुकी हैं, और 22 भाग जो थे उनके 25 भाग हो चुके हैं। तो आपको समझ आ ही रहा है रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन का हमने आइडिया कहाँ से लिया। देखिए ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन वो रिटर्न नहीं है। रिटर्न का मतलब क्या, क्या वहाँ लिखा नहीं हो, नहीं लिखा हुआ है, एक जगह आप लिखा हुआ, जिस तरह अपन बुक की फॉर्म में जिस तरह लिखा हुआ है ना, ऐसा यूएसए में लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है, यूएसए में लिखा हुआ है। इंडिया, और ये हमने जो आइडिया है जो कहाँ से लिया, यूएसए से लिखा है लिखने का। कितना टाइम लगा था, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ये बात तो हिंदी मीडियम के बच्चों को रटा ही होती है। 2 ईयर 11 मंथ एंड 18 डेज, ठीक है जी। तो ऐसे बेसिकली बोल सकते हैं कि 3 साल से 12 दिन कम में बन गया था, अगर याद रखना है तो। यूएसए ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन कब लिखा था, 1780s के जो दशक चल रहा था उस वक्त इन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था, ठीक है जी। और हाँ, ये इतना लंबा क्यों है, आपको कोई बता सकता है ये इतना बड़ा क्यों है? क्योंकि उन्होंने बहुत सारे सोर्सेज से लिया है, जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे। कितने सारे सोर्स से, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूएसएसआर जो अभी इसी को रसिया बोलते हैं, फ्रांस और साउथ अफ्रीका और जापान, इन सब देशों से हमने मिला के लिया है। लेकिन ज़्यादातर जो हिस्सा है वो हमने ब्रिटेन से लिया है। ब्रिटेन से ही पूरी तरह से हमारा ज़्यादा अफेक्टेड है कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। लेकिन हमने इतना बड़ा संविधान क्यों लिया, हमने इतना बड़ा संविधान क्यों बनाया? देखिए इसका कारण है, इसके क्या फिजिकल कारण है कुछ। जैसे भारत का विस्तार, एक्सटेंशन कितना है और कितनी इसमें डाइवर्सिटी है, किस तरह के लोग होते हैं, सभी को उसको तो सुरक्षित करना है। फिर यहाँ अलग अलग राज्यों की अलग अलग रिक्वायरमेंट है, जिस तरह जुड़े जब उस वक्त जुड़े थे, जम्मू कश्मीर की अलग रिक्वायरमेंट थी, उनके लिए अलग से संविधान। तो कुल मिला के इस तरह का संविधान बनाया गया था जिसमें कोई लास्ट में एक कमी ना रहे, कोई ये ना बोल सके कि भाई ये संविधान में आपकी ये कमी आ चुकी है। समझ रहे हो ना बात? तो और बात करते हैं जैसे कि विभिन्न, मतलब जो हमने डिफरेंट टाइप के सोर्स से जो हमने लिया है उसका भी यही रीज़न है कि मतलब कोई कमी ना रहे किसी भी तरह की। जैसे और सारे देशों के जो अच्छी चीज़ें उन सबको उठा के अच्छे से बनाते हैं ना संविधान, इसमें कोई गलत बात थोड़ी है। अगर अच्छी चीज़ के लिए कॉपी किया जाए तो बहुत अच्छा ही है ये तो। इसी के ऊपर एक स्टेटमेंट थी डॉक्टर BR अम्बेडकर की। उन्होंने बोला था बहुत ही प्राउडली फील करके कि जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो फॉर्मेशन है वो वर्ल्ड के बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट टाइप के कॉन्स्टिट्यूशनों को छानने के बाद किया गया है। छानने के बाद समझते हो, उनमें से अच्छी चीज़ें निकालने के बाद। ये स्टेटमेंट अगर आ जाती है तो BR अम्बेडकर पे टिक करके आ जाना, ये स्टेटमेंट भी आप लिख सकते हो, ठीक है जी। इसका दूसरा फीचर है यूनिक ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। समझ रहे हो इसका मतलब क्या है? कि मतलब एक अलग ही तरह का मिक्सचर है, अद्वितीय मिक्सचर है। किस चीज़ का? रिजिडिटी मतलब कठोरता, या अनम्यता, या फ्लेक्सिबिलिटी का क्या बोलते हैं, नम्यता। अब इसको समझाता हूँ कैसे। देखिए फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि इसको अमेंड किया जा सकता है। इसको क्या किया जा सकता है? अमेंड किया जा सकता है। अमेंड मतलब, अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है? संशोधन, या संविधान में कोई परिवर्तन करते हैं उसे क्या बोलते हैं? अमेंडमेंट या संशोधन बोला जाता है। अब तक कितनी अमेंडमेंट हो चुकी हैं? 104 अमेंडमेंट हो चुकी हैं। लेकिन हाँ, रिजिडिटी का मतलब क्या है कि कठोर भी क्यों है? क्योंकि संविधान का एक बेसिक स्ट्रक्चर है, उसे चेंज नहीं किया जा सकता। कहीं पता चले कि कोई सरकार आई और उसने पूरा वही चेंज कर दिया कि अगली बार से इलेक्शन नहीं होंगे, ऐसा भी कुछ नहीं किया जा सकता। जो संविधान का बेसिक फ्रेम है ना, उसे बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते। अब आप पूछोगे बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, तो एक बेसिक स्ट्रक्चर आज तक कहीं पर डिफाइन नहीं किया है। बस सुप्रीम कोर्ट ने अपने अलग अलग जजमेंट में अलग अलग टाइप बताया है, ये बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आता है, ये बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आता है। तो उसी तरह से बेसिक स्ट्रक्चर जो वो भी बढ़ता जा रहा है, ठीक है। ये आपको बस इतना ध्यान रखना है। लेकिन हाँ, इसमें भी ये है, अब फ्लेक्सिबल है। जैसे अमेंडमेंट का जो प्रोसेस है ये कहाँ से है? जैसे फ्लेक्सिबल कहाँ कॉन्स्टिट्यूशन है? ये ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल बोला जाता है, हाल ही वो उसमें चेंज हो जाते हैं। लेकिन अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बहुत ज़्यादा रिजिड बोला जाता है, उसमें हाल ही चेंज नहीं हो सकते। लेकिन अपना जो बहुत ही बैलेंस रखा गया है, मिक्सचर है दोनों का। समझ रहे हो बात को? पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। इधर गवर्नमेंट का सिस्टम कहता है पार्लियामेंट। भाई अपनी संसद है ना अपनी, जहाँ पर तुम्हारे ज़्यादा चुने हुए लोग या प्रतिनिधि जिन्हें तुम बोलते हो रिप्रेजेंटेटिव, वो जाते हैं, वो तुम्हारे बिना पर सरकार चलाते हैं। इसलिए तो बोला मैंने इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। और अभी जो मैंने बोला था कि प्रेसिडेंट के इधर इलेक्शन होते हैं, वो किस तरह का इलेक्शन है? वो डायरेक्ट इलेक्शन तो नहीं, उन्हें क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट इलेक्शन। जिन लोगों को तुमने चुना है वो आगे जाके वोट करते हैं प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति के चुनाव में। इसलिए कैसे इलेक्शन हो गए प्रेसिडेंट के? इनडायरेक्ट इलेक्शन। अगर हाँ डायरेक्ट इलेक्शन हो रहे होते प्रेसिडेंट के, तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भी बहुत सारा पैसा खर्च होता कि भाई फिर तो एक एक आदमी वोट करता, उसकी पार्टियां बन जाती, फंड करने वाले लोग आ जाते प्रेसिडेंट में भी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। असली में प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो कैसा है? इनडायरेक्ट इलेक्शन है। इतना भी आपको याद रखना है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें, पार्लियामेंट्री सिस्टम है।
इसमें लिखा एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल एंड रिमेनिंग पावर टिल एंजॉय कॉन्फिडेंस। इसका मतलब क्या है, जो एग्जीक्यूटिव है या पीएम और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, लोकसभा के लिए। अब रिस्पॉन्सिबल का मतलब बताता हूँ, वो अब उसके पास पावर तब तक है जब तक उसके पास क्या है, इसके पास कॉन्फिडेंस प्राप्त, कॉन्फिडेंस का मतलब है बहुमत उसे प्राप्त है। जो 272 का जो जादुई आंकड़ा है, मतलब जो अपनी टोटल सीट कितनी है 550 है अभी। अब देखिए ये मत कहना 552 है, जो दो एंग्लो इंडियन की सीटें वो अमेंडमेंट करके अभी हटाई जा चुकी हैं। 550 सीटें, तो इनका आधा अगर करोगे तो कितना होता है, इनका आधा करेंगे तो कितना होगा, आधा तो काफ़ी ज़्यादा हो गया। लेकिन अभी के वक्त उसमें जो स्ट्रेंथ है लोकसभा की कितनी 545, इनका होता है आधा होता है 272। जितनी ये 272 से एक ज़्यादा ले लिया, 272 का जादुई आंकड़ा पार कर लिया, बोलते हैं ना जादुई आंकड़ा 272 का, उसी के बाद रहेगी पावर। कब तक रहेगी, जब तक उसके बाद 272 लोगों का क्या है कॉन्फिडेंस। अगर उसके एमएलए कहीं जाने नहीं चाहिए, अगर वो कहीं नहीं इस्तीफा दे रहे हैं या कुछ, तो उसकी सरकार गिर जाएगी। फिर 6 महीने के अंदर दोबारा चुनाव होंगे। प्रेसिडेंट इज नॉमिनल और टिटुअर। नॉमिनल का मतलब क्या होता है, बस दिखाने के लिए। प्रेसिडेंट का जो है थोड़ा पावर कम है प्रेसिडेंट के पास। दिखाने से बेसिकली क्या मतलब है कि असली हेड नहीं है। असली हेड कौन है, पीएम इज रियल एग्जीक्यूटिव एंड हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली। जो पीएम है, अपनी जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी, वही असली हेड है। वो तो आपको दिख ही जाता है कि आपको, इसीलिए तो जब भी देश में कोई भी दिक्कत हो जाती है तो ब्लेम किसको किया जाता है, गवर्नमेंट को किया जाता है, क्योंकि सारी पावर भी गवर्नमेंट के पास है। जिसके पास पावर होंगी उसी को तो ब्लेम किया जाएगा कोई कुछ गलत होने पे। ये वाला सीन है। और रेस्पॉन्सिबल किसके लिए, ये लोअर हाउस के लिए। मैंने अभी बोला था ना, लोकसभा के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अब लोकसभा को लोअर हाउस बोलते हैं और राज्यसभा होती है अपर हाउस। ठीक है, जो पहली बार पॉलिटी बढ़ाने अजीब लगा होगा कि यार लोकसभा तो उसमें चुन के जाए, नहीं, लोकसभा तो लोअर हाउस है, ठीक है, और निचला हाउस एक तरह से, और राज्यसभा जो वो अपर हाउस है। ठीक है, इस तरह से अपन बात कर सकते हैं। तो वो लोकसभा के लिए रेस्पॉन्सिबल है। उन्हें अपना जो कॉन्फिडेंस है या जो अपना बहुमत है वो कहाँ पे रखना होगा, हमेशा लोकसभा में उनका बहुमत होना चाहिए, तब तक वो सरकार में रहेंगे। भाई राज्यसभा में उनका बहुमत हो या ना हो, इतना भी दिमाग होना चाहिए। प्रेसिडेंट और पीएम पता चल गया, असली हेड कौन है, पीएम है। इसलिए पीएम को कौन सा हेड बोलते हैं, डिफेक्टो हेड। कौन सा, डिफेक्टो, आगे इसको पढ़ेंगे भी, लेकिन याद रख लीजिए डिफेक्टो हेड ऑफ द कंट्री। और प्रेसिडेंट को कौन सा हेड बोलते हैं, डी ज्योर, JUR, डी ज्योर हेड ऑफ द कंट्री। ये वर्ड है बाहर के अलग देशों से लिए गए, ये दिखाने के लिए। डिफेक्टो मतलब असली, पावरफुल वाला। ठीक है जी, बात करते हैं सिंगल सिटीजनशिप की। ये भी अपनी संविधान का एक फीचर है कि यहाँ पे संविधान जो वो कई सिटीजनशिप ऑफर करता है। पूरे देश में केवल एक ही सिटीजनशिप होगी। ऐसा नहीं कि राजस्थान की अलग सिटीजनशिप और इंडिया की अलग है, जैसे अमेरिका में होता है। अमेरिका में क्या होता है कि स्टेट्स की अलग सिटीजनशिप होती है अमेरिका के अंदर। जैसे स्टेट में आप कैलिफोर्निया में रह रहे हैं तो कैलिफोर्निया की सिटीजनशिप आपके पास अलग से है और यूनाइटेड स्टेट की अलग से है। समझ रहे हो ना बात। लेकिन इंडिया में नहीं, इंडिया में आप एक ही सिटीजनशिप से कहीं भी रह सकते हो। ठीक है, सिटीजनशिप की पावर वगैरह ये कौन प्रोवाइड करता है, सिटीजनशिप के रूल कौन बनाता है, MHA, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, या क्या बोलते हैं हिंदी में, गृह मंत्रालय। इसके अभी होम मिनिस्टर कौन है, अमित शाह जी। उनके पास है सिटीजनशिप देने की पावर कि किसको सिटीजन बनना चाहेंगे किसको नहीं। इसके बारे में भी आगे बात होगी कैसे उनके पास पावर है। यस, उनके पास इतनी पावर है, वो चाहें, वो अगर ऐसा बोल दें ऐसे कल को कि सभी चश्मे पहनने वाले लोग जो हैं वही सिटीजन होंगे बस इस कंट्री के, तो ये लागू ही हो जाएगा अगर ये पास हो जाता है फिर। तो ऐसा इतनी पावर है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास। अब आपको बताते हैं और आगे क्या 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 फीचर है अपने। यूनिवर्सल अडेंट फ्रेंचाइज, समझ रहे हो बात को। यूनिवर्सल अडेंट फ्रेंचाइज का मतलब क्या होता है, इसका एक सिंपल सा इतना सा मतलब है कि यहाँ पे एक फिक्स एज के बाद यहाँ पे किसी तरह का वो नहीं किया जा रहा कि मतलब भेदभाव कि ये लोग वोट देंगे वो देंगे। सार्वभौम वयस्क मताधिकार बोलते हैं इसे। कुल मिला के अगर कोई व्यक्ति 18 साल से ऊपर का हो जाता है तो वो वोट दे सकता है, चाहे लड़का हो लड़की हो, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, कास्ट, क्रीड और एनीथिंग। कोई फर्क नहीं पड़ता किस कास्ट से, किस क्रीड से, किस रेस से। अगर उसकी 18 साल की एज है आराम से वोट कर सकता है। ऑब्वियसली जानवर नहीं कर सकते, ये मत बोलना कि ह्यूमन होना भी जरूरी है कि नहीं, ह्यूमन ही कर सकते हैं, इतना तो होना चाहिए आपके दिमाग में। कहीं बोलो कि यार 18 साल का हमारा कुत्ता हो गया और उसके वोट नहीं कर पाता है, तो ये तो कोई सेंस बना भी नहीं रहा। अब देखिए पहले 21 साल की एज थी, पहले कब थे, 1989 से पहले, जब ये अमेंडमेंट हो गया ना, कौन सा 61st अमेंडमेंट, कौन सा 61st, ये आपको याद रखने के लिए क्या है, 21 61 लग रहा है ना एक जैसा। तो 21st की पहले एज थी, इसको चेंज करके 18 कब कर दिया, 61st अमेंडमेंट में। 61वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1989 में, उसमें इसे क्या कर दिया था, 18 कर दिया था। मेरे ख्याल से 61 वाला कंसेप्ट बहुत अच्छा है, मैंने भी इसी तरह से याद रखा था इसे। स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी,
देखिए यूनियन गवर्नमेंट इज़ मोर पावरफुल, इतनी जो बात है ये जरूरी भी है देश को बांध के रखने के लिए। जैसे कोई स्टेट ऐसा ना बोल दे कि भाई राजस्थान के गहलोत जी बोले हैं कि नहीं मुझे तो अपनी अलग स्टेट बनानी है। देखिए मैं बार बार राजस्थान का एग्जांपल क्यों देता हूँ क्योंकि मैं खुद राजस्थान से हूँ, तो अपनी होम स्टेट का एग्जांपल याद में आता है। यूनिटरी बायस ऐसा बोलते हैं इसे कि ये सेंटर की तरफ ज़्यादा झुका हुआ है। और यूनिटरी का मतलब क्या है, मतलब एकता की तरफ ज़्यादा झुका हुआ है। एक तरफ देखा जाए सभी राज्यों को जोड़ने की तरफ, जो कि अच्छी बात भी है। क्वासी फेडरल, देखिए फेडरल तो क्या होता है, पूरी तरह स्वतंत्र, राज्यों के पास भी, राज्यों में अलग से सरकार है, तो वो तो है अपने पास फेडरल। लेकिन क्वासी फेडरल ऐसे बोलते हैं, आधा फेडरल, कि इतनी भी पावर नहीं है कि बिल्कुल अलग ही हो जाएं, ये सेंटर के भी ऊपर उनकी पावर सरपास कर देते हैं। अमेरिका में है, अमेरिका में क्या होता है, फेडरल स्ट्रक्चर है, सब स्टेट के पास भी बिल्कुल बराबर की पावर है। स्टेट के जो हाई कोर्ट है उनके पास भी जो उनका मेन कोर्ट है उसके बराबर पावर है, ये बात है। अब लेकिन क्वासी फेडरल कहाँ चलता है, कनाडा में चलता है। तो क्वासी फेडरल हमने कहाँ से लिया, कनाडा से लिया है। ये आपको बेसिक आइडिया होगी। और ये बातें ना आपको अभी नई अगर लग रही हैं तो आपको ये रट जाएंगी। बार बार जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, पूरी जब तक सिलेबस होने वाला होगा तब तक आपको ये बातें क्या है, रट जाने वाली हैं। ठीक है जी, अभी छोड़ के ना जाइएगा क्योंकि अभी प्रियम्बल के बारे में बात करना थोड़ा सा रह गया है। कुछ बातें प्रियम्बल के क्वेश्चंस जो अब आदमी के दिमाग में आते हैं वो रह गए। ठीक है जी, इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, कोई पूछे इंडिपेंडेंट इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है, इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र, ठीक है जी। और इंटीग्रेटेड का मतलब क्या है कि आपस में कनेक्टेड, ऐसा नहीं कि राज्य के हाई कोर्ट अलग से काम कर रहे हैं, इसके जुडिशरी आप अपने आप में अलग से कनेक्टेड है। एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका बोलते हैं। एकीकृत का मतलब समझ रहे हो ना, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सब जैसे हाई कोर्ट की अपील सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है, इनका अलग ही मैटर चलता है। स्टेट और सेंट्रल की नहीं, गवर्नमेंट से कोई मतलब नहीं है, समझ रहे हो बात को। इस तरह के सिस्टम बोलते हैं इंटीग्रेटेड। इससे क्या फ़ायदा है, इससे ये एक तरह का यूनिटरी फीचर है, इससे एकता आती है देश में। भाई एकता ही तो आ रही है इससे देश में, इससे देश बट थोड़ी रहा है। अगर एक तरह का फीचर बनाया हुआ है कि सारे वो जो हाई कोर्ट हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उन पर और किसी चीज़ का प्रेशर नहीं है, तो एक ऐसा फीचर है, एक तरह का यूनिटरी फीचर है। देखिए इस तरह क्वेश्चन आते हैं कि इंटीग्रेटेड जुडिशरी या एकीकृत जो न्यायालय है, न्याय व्यवस्था है, न्यायपालिका है, वो किस तरह का फीचर है, वो यूनिटरी फीचर है, वो एकीकृत करने वाला फीचर है। वो समझ रहे हो बात को, फेडरल फीचर नहीं है। ठीक है, अब क्या, बैलेंसिंग पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी विद जुडिशियल रिव्यू, इसका क्या मतलब है कि अब देखिए आपने कई जगह देख लिया, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी ज़्यादा है ही है। पार्लियामेंट किस तरह का रूल बना सकता है, पार्लियामेंट का जो अधिकार क्षेत्र है बेसिकली, जहाँ पे उसके रूल चल सकते हैं, वो क्या क्या है, वो तो पूरे देश में है। पार्लियामेंट कुछ भी रूल बनाया पूरे देश में, तो क्या इस तरह से पार्लियामेंट अपनी मनमानी कर सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसको बैलेंस क्या करता है, जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू मतलब आर्टिकल 13 में एक कंसेप्ट है जुडिशियल रिव्यू का। उसका मतलब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट जो है, सरकार ने ऐसे कोई भी लॉ बनाया, उसे सुप्रीम कोर्ट उसको चेक कर सकता है, उसको देख सकता है कि भाई ये सही है या नहीं, ये इससे लोगों के अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा, फंडामेंटल राइट जो वायलेट तो नहीं हो रहे। अगर ऐसा होता है तो उसको नल या वॉइड डिक्लेयर कर सकता है। नल और वॉइड का मतलब है उसको खलास कर सकता है बेसिकली, कि ऐसा कोई रूल है ही नहीं। समझ रहे आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये कुछ अनोखे फीचर थे। अब देखिए बात करते हैं, जो मैंने आपको बोला कुछ चीज़ें रह गई हैं, जैसे प्रियम्बल जब हमने पढ़ा था तो मैंने आपको बोला था प्रियम्बल क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। लेकिन कोई आपसे बोले क्या प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है, जैसे संविधान को अमेंड करते हैं? बिल्कुल किया जा सकता है। कैसे पता? जो मैंने आपको 5 ये वर्ड बताए थे, कौन से, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। तो इनमें से सोशलिस्ट, सेकुलर, ये 2 वर्ड जो थे ये पहले प्रियम्बल में थे ही नहीं। बेसिकली एक और वर्ड नहीं, इसका मतलब क्या था, इंटीग्रिटी, अखंडता। अखंडता ये भी नहीं था, ये नीचे लिखा होता है प्रियम्बल में। तो ये 3 वर्ड जो ये बाद में डाले थे, कब डाले थे, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन 1976, 42 संशोधन जो था। इसको तो याद रख लीजिए, 42 संशोधन इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन तक बोलते हैं। इंदिरा गांधी ने इतने ज़्यादा बदलाव किए थे कि अपने आप में एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया था, इसलिए बोलते हैं इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है जी, याद रखने की ट्रिक क्या है, 42 में आपको ये तो याद रखना है, लेकिन 1976 में इसको कैसे याद रखोगे? इसको याद रखने का ये है 4 और 2 कितना होता है, 6। ठीक है जी, सोशलिस्ट, सेकुलर ये जो वर्ड है और इंटीग्रिटी एक वर्ड है, ये कब डाला गया था, ये तब डाला गया था 1976 में। तो हाँ, एक और क्वेश्चन आता है, क्या 1976 से पहले अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो सेकुलर नहीं था, सोशल नहीं? ऐसा कुछ नहीं है। वो क्या, आप समझिए, प्रियम्बल बस क्या दिखाता है कि किस तरह का वो है। तो इंदिरा गांधी ने सोचा कि हमारा देश सेकुलर सोशलिस्ट तो है ही है, तो इसको दिखाने के लिए प्रियम्बल में डाल देते ना, वर्ड है क्यों नहीं, ऐसा उनके दिमाग में आइडिया, उन्होंने डाल दिया। अच्छी बात है, ये तो बहुत लोगों को भी पता चलता है कि भाई सेकुलर है। लेकिन सेकुलर पहले से था, आर्टिकल 25, 26, 27, 28 पहले थे, सेम से सेम न्यूज़ थे। मतलब जो सेम टू सेम जो होता है न्यूज और रूल्स, सारे सेम टू सेम थे पहले भी। समझ रहे हो ना आप बात?
कि पहले भी सेकुलर था, पहले भी सोशलिस्ट था, इतनी कोई चिंता आपको करने की ज़रूरत है नहीं। कई लोग ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि सर 42nd जो अमेंडमेंट था 1976 का, उसमें सेकुलर डाला तो क्या पहले सेकुलर नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पहले भी सेकुलर था। समझ गए होंगे मेरे ख्याल से आप कि बस उसका आईडी कार्ड है ना एक तरह से दिखाने के लिए इसमें क्या क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो बस डाल दिया था वो। लेकिन सेकुलर तो अपना कंट्री शुरू से ही है, ठीक है। फिर भी तो यहाँ पे इतनी अराजकता कैसे फैली हुई है? लोग बोलते हैं कि ऐसे मतलब माइनॉरिटी के लोगों के कई कई बयान आते हैं, मैं देखता हूँ तो काफ़ी दुख होता है कि यहाँ पे ऐसा करके कि हम सेफ़ नहीं है। तो मेरे ख्याल से काफ़ी सेफेस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड की, इस बारे में तो आपको कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। तो गाइज़ मैंने आपको वैसे सब कुछ बता दिया, और आप चिंता ना, कोई भी जगह छूट जाती है, कुछ भी रह जाता है, कुछ भी इंपॉर्टेंट, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर दूंगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, और रोजाना लेक्चर आएंगे। आपको बस क्या चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब करने में भाई आपका ही फायदा है। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर करना है यार, लाइक करने से क्या दूसरों के पास रिकमेंड होती है, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बेहद इंपॉर्टेंट है। आपको पता नया चैनल स्टार्ट किया है, सारा कोर्स आपको करवाया जाएगा, ठीक है जी। तो जय हिंद, जय भारत,